ओके, क्लास 10th के ट्राइंगल्स चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे त्रिभुजों की समरूपता को। ठीक है, समरूपता क्या होती है हम पहले भी देख चुके हैं, थोड़ा सा और इसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। वैसे तो ये मैंने सर्वांग सम बना दिए हैं, ऐसा करते हैं इन्हें समरूप बना लेते हैं। ठीक है, अभी सही है। अभी क्या है कि एक छोटा दिखाई दे रहा है, एक बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो एंगल ए है, ये वाला एंगल है, ये इस एंगल पी के बराबर है। ठीक है, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है। दूसरा, ये जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के बराबर है। ठीक, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। लिख भी लेते हैं साथ साथ। हमें दिया है कि एंगल ए बराबर एंगल पी है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई दो ट्राइंगल हैं, कोई दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, और वो ऐसे हैं कि इनके संगत कोण बराबर है। संगतता का हम मतलब समझ रहे हैं पहले। तो जैसे ए के संगत पी है, तो संगतता का मतलब ये है कि ए बराबर पी है। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ए पी के बराबर हो सकता है ए क्यू के बराबर हो। फिलहाल हम ऐसे समझ रहे हैं। फिर हमें दूसरा क्या दिया है कि कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के। ठीक, कोण बी बराबर कोण क्यू। और फिर हमें क्या दिया है कि कोण सी बराबर है कोण आर के। ठीक, कोण सी बराबर कोण आर के। तो इसे भी हम लिख लेते हैं कि कोण सी बराबर किसके है, कोण आर के है। अब अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं, क्योंकि हम पहले बहुभुजों के बारे में डिस्कस कर चुके, हमने दो दो चतुर्भुजों के एग्जाम्पल देखे थे, जहाँ हमने देखा था पहले लेक्चर में कि अगर सभी अंतःकोण बराबर हैं और संगत भुजाएं आनुपातिक हैं, समानुपातिक हैं या समान अनुपात में हैं, जिनका अनुपात समान है, तब हम उन चतुर्भुजों को क्या कहते थे तब हम उन बहुभुजों को कहते थे कि ये समरूप है। और त्रिभुज भी क्या होते हैं, त्रिभुज भी तो बहुभुज होते हैं। सबसे छोटा बहुभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति या घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो अगर ऐसे दो त्रिभुज हों, कोई दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, जिनके संगत कोण बराबर हैं, तो इन्हें हम और क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं समान कोणिक। समान कोणिक मतलब समान कोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज या फिर समरूप त्रिभुज। और ध्यान देना है कि अगर कोण समान होते हैं तो भुजाओं का अनुपात भी समान होता ही है। ठीक है, यानी अंतःकोण समान हैं, सभी अंतःकोण समान हैं किन्हीं दो त्रिभुजों के, तो इसका मतलब उनकी भुजाएं आनुपातिक होगी ही होंगी। यानी कि वो त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, समरूप। ठीक है, तो अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो समरूप भी होंगे, यानी उनकी भुजाएं आनुपातिक होंगी। अब इस चीज़ को आज हम और समझ लेते हैं कि आनुपातिक होंगे इसका मतलब क्या है। जरा देखते हैं, जैसे कि अगर मैं पहले त्रिभुज की भुजा ए बी ले लूँ, ठीक है, ए बी, तो फिर मैं दूसरे त्रिभुज की भुजा, उसके संगत भुजा पी क्यू लूँगा। कैसे लिया जरा समझते हैं। मैंने लिया ए बी, ठीक है, तो ए बी का अनुपात मैं किससे निकालूंगा ये देखना है हमें। तो पहला हमारा बिंदु क्या है, ए, और हमने क्या देखा कि ए किसके बराबर है, पी के। तो ए के संगत क्या बैठा, पी। तो ए के जस्ट नीचे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी। दूसरा बिंदु हमने क्या लिया है, बी, और बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। ये संगतता ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इन्हीं छोटी छोटी सी बातों के कारण हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो मैंने पी क्यू क्यों लिया, ठीक है, ए बी के संगत मैंने पी क्यू ही क्यों लिया, ये समझ में आया होगा, क्योंकि कोण ए पी के बराबर था और कोण बी कोण आर के बराबर था। कोण ए पी के बराबर था, कोण बी बराबर था क्यू के।
तो ए के नीचे पी और बी के नीचे क्यू। ठीक है, संगतता का ध्यान रखना है तो कोशिश ये करनी है कि ए बी बटे क्यू पी भी ना लिखा जाए, सॉरी क्यू आर लिख दिया, क्यू पी भी नहीं लिखना है। ठीक है, कोशिश ये करनी है। वैसे तो गलत तो इसमें होगा नहीं, लेकिन संगतता अगर हम बनाए रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कई बार सवालों को करने में हमें और सुविधा हो जाएगी। ठीक है, ओहो सारा चला गया। अब देखते हैं। अच्छा, तो हमने इन दो संगत भुजाओं का अनुपात निकाला। ठीक है, ए बी और पी क्यू दो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लिया। अब हम निकालते हैं ए बी के अलावा अगली भुजा ले लेते हैं हम बी सी। तो बी सी के समान क्या है, कोण क्यू, और सी के समान क्या है, आर। सॉरी, बी के बराबर था क्यू, सी के बराबर है आर। और अब तीसरी भुजा रहेगी सी ए। तो सी ए के समान है आर और ए के समान है पी। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर बराबर होगा सी ए बटे आर पी के। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर बराबर होगा सी ए बटे आर पी। और अगर अनुपातों को इस तरह से हम बराबर लिखते हैं, भुजाओं के अनुपातों को, और कैसी भुजाएं, संगत भुजाएं। संगत कैसे, ए बी के संगत पी क्यू, बी सी के संगत क्यू आर और सी ए के संगत आर पी। अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये भुजाएं आनुपातिक हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं कैसी हैं, आनुपातिक हैं, या यूँ कह लो कि समानुपातिक हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समान अनुपात में हैं। कैसी हैं, समान अनुपात में। तो ये है समरूपता। अगर दो त्रिभुज समान हैं और समरूप है तो इसका मतलब उनके संगत कोण समान होंगे और संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। यहाँ ध्यान देना, संगत भुजाएं समान नहीं होंगी। अगर संगत भुजाएं समान हो जाएंगी तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और हम बात कर रहे हैं समरूपता की। ठीक है, वापस चलते हैं अपने पेज पे। सो यहाँ जरा हम ध्यान देते हैं। यहाँ जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है ये एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स की तस्वीर है। इन्होंने, ये एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे यूनान के, और किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों के बीच में जो संबंध होता है, और संबंध क्या होता है कि उनकी भुजाएं आनुपातिक होती हैं, तो ये सर्वप्रथम इन्होंने सिद्ध किया था। और इन्होंने ये तथ्य थेल्स का दिया हुआ था। इसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी शायद की होगी, जो एक्टिविटी कुछ इस तरह की है। हमें एक कोण खींचना है एक्स ए वाई। ठीक है, कोण है एक्स ए वाई, ये वाला कोण। फिर कुछ बिंदु इस तरह से ले लिए, बिंदु लिए पी क्यू डी आर पी, इस तरह से कि ध्यान रखना है कि ए पी बराबर हो पी क्यू के और पी क्यू बराबर हो क्यू डी के, क्यू डी बराबर डी आर और डी आर बराबर आर बी। इसका मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस बराबर हो ये वाला डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, ये जो ये बीच में इनके डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हर बार कैसा है, बराबर है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि बिंदु बी से होती हुई कोई एक भुजा खींच ली। ठीक है, इस तरह से खींची कि वो इसे सी पर काट रही है। किसे, ए वाई को। ए वाई को सी पर काटने वाली एक उन्होंने रेखा खींची, और फिर ये बी से खींची गई थी, तो फिर डी से उन्होंने इस बी सी के समानांतर एक और रेखाखंड डी ई खींच लिया। ठीक, अब देखें जरा, मान लिया अगर इनके बीच का डिस्टेंस ये एक यूनिट हो, मतलब 1 सेंटीमीटर हो, तो ए से लेके 1 2 3 सेंटीमीटर ये हो गया। तो ए डी बटे डी भी हम निकाल रहे हैं। तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी, 3, और डी बी की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, 1 और 2, यहाँ पे थी 1 2 3, 3/2। और अगर हम नापेंगे ए ई और ए सी को, तो हम देखेंगे
कि ए ई बटे ई सी भी कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो केवल एक एक्टिविटी थी। एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने एंगल बनाया, उसको उसकी एक साइड को, किसी भी एक भुजा को, कोण की एक भुजा को 5 बराबर हिस्सों में बांटा, उसके शीर्ष ए से शुरू करके, और फिर बी से एक रेखाखंड खींचा जो ए वाई को सी पर काट रहा था, डी से उसके समानांतर रेखा खींची जो ए वाई को ई पर काट रहा है। तो इनके अनुपात बराबर आए, ए डी और डी बी का अनुपात जो था वही ए ई और ई सी का आया। लेकिन अगर हमें इसे सिद्ध करना हो तो फिर उसके लिए थेल्स ने एक थ्योरम दी थी जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय या थेल्स की प्रमेय। ये ध्यान रखने की समरूपता में थेल्स प्रमेय का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है समरूपता में। क्या? थेल्स प्रमेय। तो अगर हमें थेल्स प्रमेय ठीक से आती है तो समरूपता चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन अगर हमने ये प्रमेय ठीक से नहीं समझी तो समझो फिर हमें कुछ नहीं आया। अच्छा, इससे पहले कि हम इस प्रमेय को देखें, थोड़ा हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक प्रमेय पढ़ी थी। प्रमेय क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रमेय या प्रमेयिका ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें सिद्ध किया जा सकता है और जिनकी मदद से हम और दूसरे तथ्यों को सिद्ध करते हैं। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं और उन पे समान आधार क्या ले लिया हमने? सी ई। इस समान आधार पर इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज बनाए जाएं, जो कि यहाँ पर हमें दिया है सी पी ई और सी क्यू ई, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे होते हैं? समान होते हैं। फिर समझो, दो समान समानांतर रेखाएं, उनके बीच पे एक ही आधार पे अगर दो त्रिभुज अगर बना दिए जाएं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। एक ये त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। आधार समान होगा, समान समानांतर रेखाओं के बीच में होंगी। ठीक है। अब जरा समझते हैं क्या दिया है और क्या हमें सिद्ध करना है। दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है। अब हमें त्रिभुज दिया है ये ए बी सी। इसकी किन्हीं दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर डी और ई पर एक रेखा काटती है या एक रेखाखंड काटता है। वो रेखाखंड कैसा है? डी ई। इस तीसरी भुजा बी सी के समांतर है। ठीक है। डी ई जो है बी सी के समांतर है और ए बी को डी पे काट रहा है और ए सी को ई पे काट रहा है। ठीक है। फिर से देखें, हमें दिया है कि डी ई समानांतर है बी सी के और ये ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं डी और ई पर काटता है। ठीक। तो अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ये अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि भुजाएं कौन सी थी? ए बी और ए ई, और किस अनुपात में विभाजित करेगा इन्हें? ए डी बटे डी बी। ठीक है भाई, ए बी को ए डी और डी बी इन दोनों अनुपात में विभाजित कर रहा है। फिर से देखते हैं, ये पूरी ए बी को ए डी और डी बी इन दो भागों में विभाजित कर रहा है। ऐसे पूरी ए सी को ए ई और ए सी इन दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो इन भागों के अनुपात हैं वो बराबर होने चाहिए। यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर क्या होगा? ए ई बटे ए सी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक। तो सिद्ध करने का तरीका क्या होगा? कभी भी एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आता है या कोई भी ऐसा सैद्धांतिक प्रश्न आता है जिसमें हमें किसी फैक्ट को सिद्ध करना है, तो हमें कैसे करना होगा? सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है, या हम लिख सकते हैं ज्ञात है। तो हमें क्या दिया है? ध्यान दो, हमें दिया है
एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें या जिसकी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा क्रमशः भुजाओं AB व AC को बल्कि क्रमशः पहले नहीं बाद में लिखना था हमें, तो रेखा को क्रमशः बिंदुओं D तथा E पर मिलती है। ठीक है, यानी एक त्रिभुज ABC दिया है जिसकी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा जो भुजाओं AB व AC को क्रमशः बिंदुओं D तथा E पर मिलती है। क्रमशः का मतलब क्या है? पहले हमने क्या लिखा था? AB तो AB को D पर, है ना, AB को कहाँ मिल रही है? D पर, ये रेखाखंड जो समांतर खींचा गया। फिर दूसरा है AC, तो इसी क्रम में दूसरा क्या है? E, तो इस AC को ये कहाँ मिल रही है? E पर। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? अगला आगे हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है ये पॉइंट। ठीक है, इसे यहाँ लिखेंगे कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। ठीक, अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें रचना करनी होगी। रचना क्या की गई है समझो ज़रा, हमें लिखनी भी है। वैसे तो चित्र में हमें रचना पहले से दी हुई है। रचना ये की गई है, समझना ऐसे कि ये जो DM है, ठीक, ये जो DM है रेखाखंड, ये AE पर लंब है, और ये जो EN है, EN, ये किस पर लंब है? AD पर। ठीक, फिर से समझ लेते हैं कि DM लंब खींचा किस पर? AE पर, और EN लंब खींचा किस पर? AD पर। तो इसे हमें लिखना है कि EN लंब AD तथा DM लंब, अच्छा ये लंब का निशान है, ठीक है, लंब मतलब नभ्यांश का कोण बनाने वाली रेखा। DM लंब AE खींचे तथा BE व CD को मिलाया। ठीक है, BE और CD को मिलाया, तो ये रचना हो गई हमारी। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो या इसे कॉपी कर लो। अच्छा, इन क्वेश्चंस की एक नोट्स ज़रूर बना लो, एक कॉपी बना लो, नोट्स बना लो, ताकि पूरा मैथमेटिक्स जब तक हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास नोट्स हों कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक, तो फ़िलहाल मैं इसे मिटा रहा हूँ। फिर हम करेंगे इसे सिद्ध। अच्छा, सिद्ध करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमें कोई फैक्ट सिद्ध करना है तो हम क्या लिखेंगे? उपपत्ति। ठीक है, यहाँ पर हम हल नहीं कर रहे इसे, हम क्या करेंगे? उपपत्ति कर रहे हैं इसकी।
डिराइव कर रहे हैं एक तरह से, डेरिवेशन। तो उपपत्ति है, इंग्लिश में प्रूफ लिखेंगे। अब देखो ज़रा, पहले मुझे बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई यानी कि हाइट। अब ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, है ना। ये अगर मेरा त्रिभुज है और इससे किसी शीर्ष से मैं सम्मुख भुजा पर, मैंने इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला, ये 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, तो ये जो है मेरा, अगर मान लो ये ए एम है, तो ए एम क्या है? इसकी ऊंचाई है ना। और आधार क्या हो जाएगा? बी सी। तो आधार बी सी के संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए एम। ऐसे ही अगर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना हो, तो ये दो तरीके से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? देखो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। अगर मैं आधार ए डी ले लूँ तो फिर ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ई एन। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 1/2 आधार ए डी गुणा ऊंचाई ई एन बराबर होगा, लेकिन अगर मैं आधार ए ई को लूँ तो जाएगा 1/2 आधार ए ई और गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी फिर इस आधार के लिए? डी एम। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल दो तरह से लिख सकते हैं और दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो 1/2 ए डी गुणा ई एन बराबर होगा 1/2 ए ई गुणा डी एम के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरी बात हमें एक ये मालूम है कि अगर, जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर मान लिया जाए कि ये दोनों समांतर रेखाखंड हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक, उसमें भी हम डी ई को आधार मान लें, तो ये और ये दोनों त्रिभुज इस ए के आधार डी ई पर बने हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने। ठीक, ये जो त्रिभुज हैं दोनों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज इस आधार पे बने और इन दोनों रेखाओं के बीच बने, तो इसका मतलब इनके क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए। तो मुझे क्या लिखना होगा कि एरिया क्या? बी डी ई बराबर होगा एरिया सी डी ई। अच्छा, अगर मैं इसमें बी डी को आधार मान लूँ तो 1/2 गुणा बी डी आधार, ऊंचाई क्या हो जाएगी? इस शीर्ष से डाला गया लंब, है ना। अगर ये आधार है तो इस शीर्ष से लंब डाला गया लंब कितना हो जाएगा? ई एन। तो गुणा कितना हो जाएगा? ई एन। अच्छा, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। ऐसे ही इस आधार एरिया सी डी ई निकालेंगे, सी डी ई यानी इस त्रिभुज का। तो आधार अगर मैं सी ई ले लूँ, और सी ई ही लेना होगा हमें, तो सी ई के लिए सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब कितना हो जाएगा? डी एम। ठीक, ये समीकरण 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन और बराबर में क्या है? 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम, और बटे में क्या आ जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ये और राइट हैंड साइड में ये, यानी कि 1/2 गुणा बी सी गुणा ई एन बराबर 1/2 गुणा सी ई गुणा डी एम। अब देखो ज़रा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा दोनों साइड, यहाँ ई एन से ई एन गया और डी एम से डी एम गया, तो बच क्या गया मेरे पास? ए डी बटे बी सी बचा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में बी सी नहीं था, ये बी डी है, सॉरी,
ये बी डी आएगा ना, हम इस बी डी को आधार मान रहे थे, तो बी डी आ जाएगा, और इधर था ए ई बटे सी ई। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दिया, और जो कटा वो काट दिया, तो हमारे पास वही बच गया जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगर समझ में ना आए तो एक दो बार इस वीडियो को बैकवर्ड करके देख लो। ठीक है, मतलब पीछे करके देख लो, और ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये जो है, ये उस पहली प्रमेय का यानी थेल्स प्रमेय का विलोम है, उसकी विलोम प्रमेय है। यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पर हमें दिया है कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में भाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अच्छा जी, बहुत आसान है ये, समझ लेते हैं। जैसे कि हमें दिया है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो हमें जो लिखना है वो मैं बता देता हूँ, लिखेंगे आप खुद, और इसकी आदत डालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें रेखाखंड और रेखा डी ई इस प्रकार खींची गई है कि वह भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदुओं डी तथा ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। मैं फिर से बोल देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी, दिया है एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें जिसे एक रेखा डी ई इस प्रकार ऐसे लिखेंगे, दिया है एक त्रिभुज ए बी सी और रेखा डी ई इस प्रकार खींची गई है कि वह त्रिभुज की भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर काटती है। डी तथा ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, हमें दिया है। रचना हम क्या करेंगे, अच्छा, किसी फैक्ट को सिद्ध करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जो फैक्ट हमें पहले से मालूम है उन फैक्ट की मदद लो और उसे सिद्ध कर दो। दूसरा, जो हमें सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लो, कि जैसे हमें सिद्ध करना है कि डी ई समानांतर है बी सी के, यहाँ हम मानेंगे कि मान लिया कि ये समानांतर है ही नहीं। अच्छा, अगर हम कोई एक फैक्ट मान लेंगे तो उसके हिसाब से कुछ और दूसरे निष्कर्ष निकलेंगे, और हमें उन निष्कर्षों के आधार पर यह सिद्ध करना है कि जो हमने माना है वो गलत है। यानी कि अगर हमने ये माना है कि डी ई समानांतर नहीं है बी सी के और हम गलत हैं, अगर हम अपने ही अजम्पशन को, अपने ही माने हुए को गलत सिद्ध कर दें तो इसका मतलब वो समांतर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि डी ई समानांतर नहीं है बी सी के। अच्छा, अगर डी ई समानांतर बी सी के नहीं है तो बिंदु डी से कोई ना कोई रेखाखंड तो ऐसा खींचा जाएगा, कोई ना कोई ऐसी रेखा तो खींची जाएगी जो बी सी के समानांतर हो। तो हमने मान लिया कि वो है डी ई डैश। ठीक, अच्छा, डी ई डैश अगर समानांतर है, अगर डी ई डैश समानांतर है तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई डैश बटे ई डैश सी के। लेकिन हमें दिया क्या है, दिया तो हमें ये है ए डी बटे डी बी किसके बराबर है, ए ई बटे ई सी के। अब ऐसा कैसा हो सकता है कि एक ही रेखाखंड पर दो बिंदु ऐसे हों कि वो, सीधी सी बात है, अगर दो अलग अलग बिंदु हैं तो उसे दो अलग अलग अनुपात में विभाजित कर रहे होंगे, और वो दोनों ही बराबर हों, यानी एक ही वैल्यू के बराबर हों ए डी बटे डी बी के। ऐसा सिर्फ एक और केवल एक ही कंडीशन में संभव है, जब ई डैश और ई संपाती हों। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि अगर ये बिंदु कोई ई है तो दूसरा भी उसी के ऊपर होगा। ये रेखा अगर खींची गई है तो इसी के ऊपर अगर दूसरी रेखा खींची जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, संपाती कहलाएगी। ठीक है, अलग अलग कलर से समझ लेते हैं। मान लिया जैसे कि ये एक रेड कलर की लाइन है, इसके ऊपर मैं एक
ग्रीन कलर की लाइन खींच देता हूँ इसके जस्ट ऊपर। तो फिर ये दोनों रेखाएं, रेड और ग्रीन कलर की दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? एक दूसरे के संपाती, क्योंकि जस्ट एक दूसरे के ऊपर है। उनके सभी बिंदु कैसे हैं? उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है। तो ऐसे ही दो बिंदु संपाती होने का मतलब यह है कि एक दूसरे के ऊपर है। तो ऐसा तभी संभव है कि ये दोनों संपाती हैं। और अगर संपाती हैं तो इसका मतलब ई डैश और ई एक ही बिंदु है। और अगर ये एक ही बिंदु है तो इसका मतलब अगर डी ई डैश समांतर है तो डी ई भी समांतर होगा। यानी कि हमने जो माना था वो गलत है, यानी कि डी ई समानांतर है बी सी के। ठीक है, बुक में सोल्यूशन दिया हुआ है, मैंने आपको समझा दिया है। 3-4 बार 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे, आसानी से अपने आप करना भी आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक्सरसाइज से पहले 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इन्हीं थेल्स थ्योरम और उसके विपरीत प्रमेय को इस्तेमाल करते हुए हमें इन्हें हल करना है। तो चलो हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इन्हें कैसे हल करेंगे, कैसे हम थेल्स प्रमेय को यूज़ कर सकते हैं सवालों को हल करने में या किसी नए फैक्ट को सिद्ध करने में। सवाल में क्या दिया है देखते हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर क्रमशः प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो। अच्छा, यानी कि डी ई जो है बी सी के समांतर है और भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर काट रही है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। तो सबसे पहले लिखना है, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई, रेखा डी ई इस प्रकार खींची गई है कि वह भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर मिलती है तथा डी ई समानांतर है बी सी के। अच्छा, सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। रचना इसमें नहीं करनी है, सीधा हम इसे सिद्ध करते हैं। हम आते हैं उपपत्ति पे। अब देखिए, चूंकि डी ई समानांतर है बी सी के, ठीक है, कैसे मालूम हमें? ये हमें दिया है। अतः ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। और कैसे मालूम हमें? हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। हम इस बात को किस आधार पे कह रहे हैं? थेल्स प्रमेय के आधार पे कि अगर ये समानांतर है बी सी के तो वो बाकी दोनों भुजाओं को आनुपातिकता विभाजित करती होगी। ठीक है जी। अच्छा, आगे इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बी बटे ए डी बराबर होगा ए सी बटे ए ई के, लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो दोनों पक्षों में किसी एक ही संख्या को जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अगर तराजू में दोनों तरफ बराबर समान है, दोनों तरफ 1-1 किलो का बाट रख दिया जाए तो तब भी बराबर रहेंगे। तो मैं वही 1 किलो का बाट यहाँ रख देता हूँ, यानी कि दोनों पक्षों में 1 जोड़ देता हूँ, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी बैलेंस में है, तब भी बैलेंस में रहेंगे। दोनों पक्षों में यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? डी बी बटे ए डी +1 और ए सी बटे ए ई +1 हो जाएगा। अब जब एलसीएम लेंगे तो ए डी की 1 में गुणा होगी और इधर ए ई की 1 में गुणा होगी, तो ए डी एकम ए डी और ए ई एकम ए ई। ठीक है, 1 से गुणा करने पे तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा डी बी प्लस ए डी बटे में क्या ए डी बराबर ए सी प्लस ए ई, है ना। जब 1 में गुणा करेंगे तो ए ई और बटे में क्या ए ई। अब डी बी प्लस ए डी क्या है? तो डी बी प्लस ए डी क्या है? ए बी है, तो क्या हो जाएगा ए बी और बटे में क्या है ए डी। ऐसे ही ए सी प्लस ए ई क्या है? ए सी प्लस ए ई है, ए सी प्लस ए ई है ए सी और बटे में क्या है ए ई। और अगर मैं इसको फिर पलट के लिख दूँ, उल्टा लिख दूँ, या तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डी बटे ए बी बराबर है
ए ई बटे ए सी, और यही हमें सिद्ध करना है। प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से हमें सबसे पहले ये आउटपुट लेना है। भाई आनुपातिकता भुजाएं विभक्त होंगी अगर रेखाखंड समांतर है तीसरी भुजा के, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया, जोड़ने पर ये आ गया। इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या उल्टा करके लिखेंगे तो वही आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यदि सिद्धम प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ हमें ABCD एक समलंब दिया हुआ है। समलंब में क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक ही युग्म समांतर होता है। यहाँ पर AB समांतर है CD के, लेकिन ये समांतर नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो AB समांतर है DC के। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF AB के समांतर है। अब ध्यान दो, अगर EF AB के समांतर है और AB DC के समांतर है, तो इसका मतलब ये तीनों ही आपस में समांतर होंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो हम लिखते हैं, डायरेक्ट उत्पत्ति पे आ जाते हैं। हम दिया है, लिखेंगे क्या कि दिया है एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर CD तथा AD तो और BC पर दो बिंदु क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF समानांतर AB, है ना। EF समानांतर AB ऐसे लिख सकते हैं हम, AB समानांतर EF या EF समानांतर AB। ठीक है, ये जो है समानांतर का चिन्ह है। तो हमें सिद्ध करना है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है AE बटे ED बराबर BF बटे FC। ठीक है, तो आ जाते हैं उपपत्ति पे। तो दिया है और सिद्ध करना है, ये लिखना है, ध्यान देना है। जब नोट्स में बनाओगे तो ये चीज़ें लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ, और ये इस बात पे ध्यान मत दो कि बुक में कैसा दिया है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे हम लिखेंगे। और यूपी बोर्ड में तो हमेशा से रिवाज रहा है कि पहले उपपत्ति लिखते हैं, फिर सिद्ध करना है लिखते हैं, अगर कोई रचना दी है तो रचना लिखते हैं। और हाँ, इसी बात से याद आया कि इस सवाल में एक रचना भी है। तो रचना क्या है, वो रचना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ऐसा करते हैं, बल्कि इसको इसकी सही जगह पे ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम रचना लिखेंगे। तो दो चीज़ें आप पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे रचना विकर्ण AC को मिलाया। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन लिखनी ज़रूरी है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसे मालूम होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि भाई आप क्या समझ रहे हैं सवाल में, क्या आपको दिया है, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या दिया है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या हल करना है, क्या निकालना है या क्या सिद्ध करना है। आपको ये समझ में भी आ रहा है कि रचना क्या करनी है, और उसको जो आपके दिमाग में है आप उसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसे लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। तो एक ही सवाल को कम से कम 5 से 6 जितनी बार हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ें फिर आसान हो जाएंगी। बिना प्रैक्टिस के ज्योमेट्री को समझना बिल्कुल भी मुश्किल और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। बिना प्रैक्टिस के अगर ये लगता है कि हम केवल समझ लेंगे और आ जाएगा, तो फिर तो भूल जाओ। चलो, तो आ जाते हैं उपपत्ति पर। अब ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ADC में। तो ADC में अगर मान लो पूरा EF समानांतर है DC के, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि EG भी समानांतर है DC के? कह सकता हूँ? तो ठीक है, कहते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में चूंकि EG समानांतर DC, ठीक है, EG समानांतर DC के। कैसे मालूम? हमें दिया हुआ है,
अगर ये समानांतर हैं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए ए बटे ई डी बराबर ए जी बटे जी सी। या फिर एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम एक दो फैक्ट्स को प्रूव कर लेते हैं, है ना, ताकि एग्जामिनर को पूरा ही पता चले कि भाई ये किया कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं। हम लिखते हैं चूंकि ए बी समानांतर डी सी तथा ये कैसे मालूम, ये हमें दिया है, ठीक है, तथा ए एफ समानांतर ए बी, ये भी हमें दिया है। तो ध्यान रखना है कि अगर एक ही भुजा के समानांतर दो रेखाएं हों तो वो भी आपस में कैसी होती है, समानांतर होती हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे कॉमन क्या है, ए बी, और एक बार उसके समानांतर डी सी है और एक बार उसके समानांतर ई एफ है। तो इन दोनों को आपस में समानांतर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ अतः डी सी समानांतर है किसके, ई एफ के, और ये दोनों ही समानांतर हैं किसके, ए बी के। अच्छा, जब ई एफ पूरा समानांतर है ही ये रेखाखंड, तो ई जी भी लिख सकता हूँ और जी एफ भी लिख सकता हूँ, ठीक। या ऐसे लिख सकते हैं हम कि ई जी समानांतर है डी सी समानांतर है ए बी, या फिर जी एफ समानांतर है डी सी या समानांतर है ए बी के, ठीक है। ये दो फैक्ट्स हमने प्रूव कर लिए। अब हम वही लिखते हैं जो हम पहले कर रहे थे त्रिभुज एडीसी में। चूंकि ईजी समानांतर है डीसी के, ईजी समानांतर है डीसी के, है ना। कैसे मालूम, अभी सिद्ध किया है, जस्ट प्रूव्ड, अभी सिद्ध किया है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ए ई बटे ई डी बराबर होगा ए जी बटे जी सी, समीकरण 1। अब ऐसा करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक। तो मिटा देता हूँ मैं इसे। अब इतना तो हमें मिल गया। एक काम करते हैं, इस हिस्से को रहने देते हैं, इस हिस्से को मिटा देते हैं, क्योंकि बाद में समझने के काम आएगा वो वाला हिस्सा। ओके, अब लेते हैं त्रिभुज सी बी ए में, सी बी ए कुछ भी लिख सकते हो, सी बी ए लिख लो, ए बी सी लिख लो, बी सी ए लिख लो, बी ए सी लिख लो। तो यहाँ पर हमें जी एफ समानांतर लिखना है ए बी के। तो चूंकि जी एफ समानांतर है किसके, ए बी के, और ये वही अभी सिद्ध किया है, ठीक है, अभी सिद्ध किया है, इसे आप लिख लेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ए जी बटे जी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी एफ बटे एफ सी, है ना। इसका अनुपात बराबर इनका अनुपात। अब ध्यान देना है कि अगर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो दोनों की तुलना करते हैं कि ए जी बटे जी सी और ए जी बटे जी सी के बराबर है बी एफ बटे एफ सी भी और ए ई बटे ई डी भी। तो जब दोनों वैल्यू एक ही वैल्यू के बराबर हैं तो आपस में कैसी होंगी, आपस में भी बराबर होंगी। तो अतः या ऐसा लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, और ये हमें प्रूव करना है। सो प्रूव्ड।
आगे देखते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है वो देख लेते हैं पहले। तो हमें दिया है त्रिभुज PQR जिसमें ST रेखाखंड इस प्रकार खींचा गया है कि वह भुजाओं PQ तथा PR को क्रमशः S तथा T पर मिलता है। S तथा T पर इस प्रकार मिलता है कि कोण PST बराबर कोण PQR, और इसे ऐसे लिखिए, त्रिभुज समद्विबाहु है, ये तो देखा ही नहीं। तो लिखो त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें रेखाखंड ST इस प्रकार खींचा गया है कि वह भुजाओं PQ तथा PR को क्रमशः S तथा T पर इस प्रकार मिलता है कि कोण PST बराबर कोण PRQ। सिद्ध करना है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। ठीक है, सिद्ध कीजिए। ओहो, हमें सिद्ध करना है ये। चलो कोई नहीं, सवाल शुरू करते हैं। दिया है हमें ये और ये, सिद्ध करना है हमें समद्विबाहु त्रिभुज। कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो पहले हमने लिखा था कि त्रिभुज PQR में ST इस प्रकार खींचा गया है कि कोण PST बराबर PRQ तथा PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। अब चूंकि ध्यान देना है, उपपत्ति लिख रहा हूँ, रचना करने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR, कैसे मालूम हमें, ये हमें दिया है। तो अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये है तो इसका मतलब ST समानांतर है QR के। कैसे मालूम, थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से। अब अगर ये समांतर हैं तो मैं कह सकता हूँ अतः कोण PST बराबर कोण PQR, यानी कि ये वाला कोण बराबर ये वाले कोण के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है और संगत कोण परस्पर समान होते हैं। जब रेखाएं समानांतर हों तब समान होते हैं, परंतु कोण PST बराबर है कोण PRQ के। ये हमें दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो PST बराबर है PQR और PST बराबर है PRQ, तो इन दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए। अतः कोण PQR बराबर कोण PRQ, तो PQR बराबर हो गया PRQ। ठीक, अब अगर किसी त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं, समान होती हैं। 9th क्लास में पढ़ा है हमने। अतः PQR की सम्मुख भुजा PR बराबर होगी PRQ की सम्मुख भुजा PQ के। और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं तो अतः वह त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक्सरसाइज 6.2 को